हेलो डियर वंस। अब हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल समझने के लिए देखो, आपको सबसे पहले जो सबसे नेसेसरी चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी पॉलिनोमियल तक जाने के लिए, सबसे पहले वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? देखो, वेरिएबल जो है ना वो दो चीजों से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। वेरी प्लस एबल मतलब जिसमें वेरी करने की एबिलिटी है। वेरी क्या होता है? जिसमें चेंज होने की एबिलिटी है। वेरी का मतलब होता है चेंज, मतलब जिसमें चेंज होने की एबिलिटी है। तो वेरिएबल क्या होता है? एनी क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड एंड नॉट नोन। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू ना फिक्स है ना हमें पता है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी। अभी आपको एग्जांपल्स दूंगा। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ना फिक्स्ड है ना मुझे पता है, वो पता भी नहीं है, नोन नहीं है और वो फिक्स्ड भी नहीं है। मैंने बताया ना, वेरिएबल मतलब जिसमें चेंज होने की एबिलिटी है। तो क्या है ये वैल्यू? मतलब जो वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी, वो वेरी करेगी, उसे बोलते हैं वेरिएबल। अब कुछ एग्जांपल्स अगर मैं कंसीडर करूं आपकी रियल लाइफ से ही, तो क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक महीने की बात करते हैं। चलो, एक महीने के मैं डेली एक महीना आपकी पॉकेट में चेक करूं कितने पैसे हैं, तो क्या फिक्स्ड रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब अगर मान लो पॉकेट में, आपकी पॉकेट में पैसे हैं, ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता ना कितने पैसे हैं। मेरे लिए आपकी पॉकेट में एक महीने के दौरान जो पैसे होंगे वो फिक्स्ड भी नहीं होंगे और मुझे पता भी नहीं है। फिक्स नहीं होंगे क्योंकि चेंज होंगे आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से, आपको जितनी पॉकेट मनी मिल रही है उसके हिसाब से, और मुझे नहीं पता कितने पैसे हैं। मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कितने पैसे हैं आपकी पॉकेट में। तो मेरे लिए ये क्वांटिटी वेरिएबल है। और क्या वेरिएबल हो सकता है? फॉर एग्जांपल सपोज करो, एक कॉलोनी में, एक एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी एजेस क्या है, ये भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स नहीं है। अब हर बंदे की एज अलग होगी, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, हर बंदे की एज अलग है और आपको पूछना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूरी कॉलोनी के हर बंदे की एज पता हो, नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो आपको पूछना पड़ेगा, मतलब यहां पे मुझे कुछ स्टेप्स, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू को पता करने के लिए। इसीलिए वो फिक्स्ड भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? सपोज करो आपने कहीं से, मतलब अपने घर से कुछ डिस्टेंस दूर जाना है मार्केट में, ठीक है, वहां आप बाइक पे जा रहे हो सपोज करो। तो बाइक पे आप जब जाओगे तो उस बाइक की पूरी उस जर्नी में स्पीड जो होगी वो वेरिएबल होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे आप कभी ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, कभी ज्यादा एक्सेलरेट कर रहे हो, तो स्पीड चेंज हो रही है। तो ये चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो ये हो गया वेरिएबल। और वेरिएबल क्या हो सकता है? सपोज करो जैसे मैं कहूं, एक गली में, एक स्ट्रीट में कितनी कार्स हैं, वो स्ट्रीट बाय स्ट्रीट वेरी करेगा। हर गली में नंबर ऑफ कार्स अलग होंगी। हो सकता है दो या तीन गलियों में सेम भी हो, लेकिन ओवरऑल अलग अगर मैं देखूंगा। सपोज करो एक सिटी की बात करते हैं, तो एक सिटी में हर एक गली में जो नंबर ऑफ कार्स हैं वो सेम नहीं होंगे और मुझे पता भी नहीं है। मुझे उस गली में, उस एरिया में जाना पड़ेगा पता करने के लिए कि किसके पास कितनी कार्स हैं, ठीक है। तो आई होप वेरिएबल आपको अच्छे से क्लियर है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स्ड भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स खुद भी सोच सकते हो। अब देखो, वेरिएबल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है? स्मॉल अल्फाबेट्स। स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, नॉर्मली हम यूज करते हैं एक्स वाई जेड। आप और भी कुछ भी यूज कर सकते हो, पी क्यू आर, मतलब बहुत सारे अल्फाबेट्स आप कुछ भी यूज करते हो। ये होते हैं सारे वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स वाई जेड ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मतलब एक्स वेरिएबल का क्या मतलब है कि एक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे पता भी नहीं होगा और वो फिक्स्ड भी नहीं होगा, वो टाइम के साथ, सिचुएशंस के साथ चेंज होती चलेगी, ठीक है। वेरिएबल समझ आया? इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट जो है वो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी चीज जो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप 8 है, 8 को 5 तो नहीं बोल सकते। 10 है, 10 को 0 तो नहीं बोल सकते। -22 है, -22 को 11 नहीं बोल सकते। तो ये जो नंबर्स है ना, ये सारे नंबर, जितने भी नंबर्स, रियल नंबर्स आपने पढ़े हैं, आप कोई भी रियल नंबर उठाओ, कोई भी नंबर उठाओ, उसकी जो वैल्यू होगी फिक्स रहेगी, चेंज तो नहीं होगी। तो ये होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो फिक्स्ड हैं। जितने भी फिक्स्ड नंबर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। समझ में आई बात? तो फिक्स्ड जो नंबर्स होते हैं कांस्टेंट, जैसे हो गए 8 हो गया, 0 हो गया, 121 हो गया, -364 हो गया, अच्छा 14.5 हो गया,
81/7 हो गया। तो ये सारे नंबर्स, मतलब किसी भी टाइप का नंबर लूं, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी इन सभी की, तो इसीलिए ये नंबर्स हो गए कांस्टेंट्स, ये हो गए कांस्टेंट्स। अब इसके बाद देखो टर्म क्या होता है। टर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल कांस्टेंट समझ आया, जब मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो, यहां ना मैंने कांस्टेंट बोला है ना वेरिएबल, मैंने कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स बोला है, मतलब एक से ज्यादा कांस्टेंट और एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, जब मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मुझे प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसे मैं बोलूंगा टर्म। कैसे, देखो वेरिएबल सपोज करो x है, हमारा वेरिएबल है यहां पे x। जब मैं इस वेरिएबल x को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल 10 हो गया, ठीक है, तो मैंने 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें ये है हमारा कांस्टेंट पार्ट और ये है वेरिएबल। तो ये जो प्रोडक्ट मिला मुझे 10x, ये होगी हमारी टर्म। ये जो 10x है ये है टर्म। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। अब देखो यहां पे मैंने ये दोनों कांस्टेंट्स हो गए, ये वेरिएबल्स हो गए, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -5 क्या हो गया, -15। अच्छा x मल्टीप्लाइड बाय x खुद से देखो, वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल कोई नंबर ही होता है, वेरिएबल का जो वैल्यू मिलती है वो वेरिएबल की, वो कोई नंबर ही होगा। तो वेरिएबल्स को अपने हमेशा नंबर्स की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। तो x और x, मान लो दो नंबर है, दो नंबर जब खुद से, मतलब सॉरी x और x, एक नंबर है वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 2। यहां x खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की पावर क्या हो गई 2 और साथ में हो गया y, ठीक है। वेरिएबल कोई ऐसे नंबर्स ही हैं जो मुझे नहीं पता क्या नंबर्स हैं, मुझे ढूंढने पड़ेंगे, तो नंबर्स की तरह ट्रीट करके चलेंगे। तो ये जो है, ये यहां पे हमें एक और टर्म मिली जिसमें कांस्टेंट क्या बन गया -15 और वेरिएबल वाला पार्ट बन गया x² y। इसके बाद और एग्जांपल ले लो, सपोज करो -3/2 x y z, ठीक है। तो यहां पे -3/2 x y z, ठीक है, या फिर इसको, हाँ चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल वाला पार्ट, ठीक है। तो -3/2 कांस्टेंट और x y z वेरिएबल। तो यहां पे देखो इन सभी एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, आप एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट को एक या एक से ज्यादा वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, इसी तरह बहुत सारी टर्म्स को फॉर्मुलेट कर सकते हो, ठीक है। जो हम टर्म की बात करेंगे ना, देखो यहाँ पे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया, मुझे जो आंसर मिलेगा ना उसे ही हम टर्म बोल के चलेंगे। यही फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा पूरा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद, यही जो होगी हमारी टर्म होगी, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म, ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट किसका होगा, सबसे पहले ये समझे, कोएफिशिएंट होगा वेरिएबल का, किस में होगा, टर्म में। कोएफिशिएंट क्या होता है वेरिएबल का किसी टर्म में, किसी भी टर्म में वेरिएबल वाले पोर्शन के साथ, वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड होगा, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहां पे देखो x क्या है वेरिएबल, वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 10, वेरिएबल के साथ यहां पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं इस वाले एग्जांपल में कि टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 10x, 10x में जो x का कोएफिशिएंट होगा वो और कुछ नहीं होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला कांस्टेंट नंबर है। तो 10x में x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 10, तो कोएफिशिएंट हो गया यहां पे x का 10, ठीक है। अच्छा इस वाले एग्जांपल में देखो, अगर मैं यहां पे पूछता हूं कि x² y का, ये वेरिएबल वाला पार्ट है, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे फटाफट से, -15, -15। तो ये -15 x² y का कोएफिशिएंट हो गया, -15 किसका कोएफिशिएंट हो गया, x² y का। अच्छा यहां देखो, अगर मैं पूछता हूं कि x y z का कोएफिशिएंट क्या, तो आप फटाफट से क्या बोलोगे, -3/2। ध्यान से देखो, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो भी कोएफिशिएंट है, देखो यहां पे कोएफिशिएंट क्या था 10,
यहां कोएफिशिएंट क्या है -15, यहां कोएफिशिएंट क्या है -3/2। कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ध्यान से सुनो, रियल नंबर पता है आपको क्या होते हैं? कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर में उठाऊं वो कोएफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन टर्म आपको समझ आया। चलो अब एक बात बताओ, 10 क्या है? 10 कोई कांस्टेंट नंबर है क्या? ये जो कांस्टेंट नंबर है ये टर्म होगी। टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो आप फटाफट से आंसर दोगे कि भैया यहाँ पे तो सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो 10 जो है वो टर्म नहीं हो सकता। गलत, 10 टर्म है। कैसे टर्म है अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, आपको पावर का पता है, पावर के बारे में सब पता है। अगर मैं 2 टू दी पावर 2 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? 2 जो बेस है, इसे बोलते हैं, देखो पावर में ना, इसे बोलते हैं बेस, और ये होती है पावर। तो पावर का मतलब क्या होता है? जो बेस है ना वो खुद से पावर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जितनी पावर है ना, बेस खुद से ही अपने आप से उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। यहां पे 2 स्क्वायर है, मतलब जो बेस है ना 2, वो खुद से पावर जितना नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। पावर क्या है? 2, तो बेस खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4। ऐसी अगर मैं बात करूं 3 टू दी पावर 4 की, अगर मैं बात करता हूं 3 टू दी पावर 4, इसका मतलब क्या है? 3 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? जितनी उसकी पावर है। तो 3 खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9 9 जा 81, ठीक है। तो 3 टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है? 3 खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 81 बनाएगा, ठीक है। पावर का मतलब समझ आया। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ 5 टू दी पावर 0 क्या होती है? मुझे 5 टू दी पावर 0 बताओ क्या होती है। मुझे आप 1 टू दी पावर 0 बताओ क्या होती है। मुझे आप 100 टू दी पावर 0 भी बताओ क्या है, ठीक है। और मुझे आप -102 टू दी पावर 0 ये भी बताओ क्या होगी। मुझे आप -25 टू दी पावर 0 ये भी बताओ क्या होगी। मुझे आप बताओ -35/2 इसकी टू दी पावर 0 क्या होगी। इसकी टू दी पावर 0 क्या होगी। मुझे आप बताओ 2.7 इसकी टू दी पावर 0, 2.7 टू दी पावर 0 क्या होगी। मुझे बताओ इन सभी नंबर्स की टू दी पावर 0 क्या होगी। अब टू दी पावर 0 का मतलब क्या है कि ये नंबर खुद से एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो आपको पता होगा कि इन सब का जो आंसर होता है, मतलब मैं कोई भी नंबर लूं तो उसकी पावर 0 का जो आंसर होता है वो होता है 1। अब मैंने आपको बताया x जो है वेरिएबल है, वेरिएबल को किसकी तरह ट्रीट करना है? वेरिएबल जो है वो कोई नंबर ही है ना। एंड में जब हम ढूंढ लेंगे उसकी वैल्यू तो मुझे कोई नंबर ही मिलेगा x की जगह पे। तो इसका मतलब जो x की पावर 0, x टू दी पावर 0 है वो भी क्या होगी? 1। x टू दी पावर 0 भी क्या होगी? 1। ध्यान से सुनो, x टू दी पावर 0 क्या होगी? 1 होगी। अच्छा, आपको अभी बताता हूं, अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 करूं तो वो 1 क्यों आता है, अभी बता दो। देखो ध्यान से सुनो, मान लेते हैं 5 है, मुझे देखना है कि 5 टू दी पावर 0 क्या आएगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं लिख रहा हूं 5 स्क्वायर, अगर मैं 5 स्क्वायर को, या फिर चलो अगर मैं 5 टू दी पावर 3 को 5 स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, 5 टू दी पावर 3 को 5 स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? 5 खुद से ऊपर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 5 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक 5 से एक 5, दूसरे 5 से दूसरा 5, आंसर क्या बच गया? 5। 5 का मतलब क्या है? 5 टू दी पावर 1। ध्यान से सुनो, इसका मतलब कि 5 टू दी पावर 3 अपॉन 5 टू दी पावर 2 ये क्या होता है? 5 टू दी पावर 1 होता है। ये 1 कैसे आया? ये 1 ऐसे आया, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहते हैं कि अगर कोई a है, a टू दी पावर m है, उसे मैं डिवाइड कर रहा हूं a टू दी पावर n, मतलब मैं सेम बेस, a जो है सेम बेस है, उसकी दो अलग अलग पावर्स को डिवाइड कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी a टू दी पावर m माइनस n। मतलब नीचे से a टू दी पावर n हट जाएगा और जो ऊपर a टू दी पावर m है उस पावर में से n जो है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां देखो 5 टू दी पावर 3 अपॉन 5 स्क्वायर, मतलब मैं सीधा इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 5 टू दी पावर 3 माइनस 2, तो आंसर तो आ गया 5 टू दी पावर 1।
मतलब अगर आपको सेम बेस दे रखा है, मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनो। अगर आपको सेम बेस दे रखा है और उसकी दो अलग अलग पावर्स हैं, तो क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हुए पावर्स को माइनस करके ऊपर ले जाते हैं, जो नीचे वाली पावर है उसको ऊपर वाली में से माइनस कर देते हैं और मुझे आंसर मिल जाता है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं 5 टू दी पावर 3 अपॉन 5 टू दी पावर 3 कर रहा हूं, मतलब मैंने क्या किया, बेस भी सेम ले लिया और पावर्स भी सेम ले लिया और उन्हें डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है सेम नंबर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1। अच्छा 5 टू दी पावर 3 अपॉन 5 टू दी पावर 3, अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूं, मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू देखूं, तो मैं इसको 5 टू दी पावर 3 माइनस 3 भी तो बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, मतलब 5 टू दी पावर 3 माइनस 3 जो होगा ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा 3 माइनस 3 मतलब 0, तो इसी तरीके से आया 5 टू दी पावर 0 आ गई 1, हो गया प्रूफ। ऐसे ही आप कोई भी नंबर कर सकते हो, कैसे करना है, मान लो जैसे सिंपल सी चीज है, x है, चलो अगर x की कोई पावर है n और उसी को डिवाइड किया x की पावर n से, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा इसका आंसर 1, और इसी x टू दी पावर n अपॉन x टू दी पावर n को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से देखूं, तो x टू दी पावर n माइनस n ये 1 होगा। अच्छा पावर n में से n माइनस हुआ क्या हो गया 0 हो गया, तो x टू दी पावर 0 आपको मिल गया 1, इसीलिए x टू दी पावर 0 आया 1। ये सिंपल सी चीज है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना याद रखना है, मैंने आपको ये समझाने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे मैं कुछ रटवा रहा हूं, समझाने के लिए आपको ये बताया बस। आपको याद क्या रखना है, यहां से किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा आपको 1 मिलेगी। अब हम दोबारा वही पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। मेरा क्वेश्चन था क्या 10 एक टर्म है। अब देखो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 1, 10 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 1। अच्छा 10 को 10 इंटू 1 लिखा, 1 हमने देखा था 10 1 क्या था x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 क्या लिख सकता हूं 1, और 10 इंटू x टू दी पावर 0 का मतलब क्या 10x टू दी पावर 0, मतलब जो ये नंबर है कांस्टेंट नंबर 10, इसको मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा दिया ना, यही तो करना था। टर्म दिखाने के लिए क्या करना था, वेरिएबल और कांस्टेंट को बस मल्टीप्लाई करना, तो मैंने क्या किया 10 को 10x टू दी पावर 0 दिखा दिया। तो यहां पे क्या हो गया, इस देखो वेरिएबल की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल की पावर जो मर्जी हो, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो टर्म है। तो यहां पे 10x टू दी पावर 0 ये भी क्या हो गई, एक टर्म हो गई। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट नंबर है ये भी क्या होगा, टर्म। अच्छा ऐसे ही अगर मैं 25 की बात करूं, तो 25 को भी ऐसे लिख सकते हैं 25x टू दी पावर 0, मतलब कोई भी अगर मैं आपको नंबर दूं जैसे -9, तो -9 को भी -9x टू दी पावर 0। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं वो भी होंगी टर्म्स, उनके लिए जो एक स्पेसिफिक टर्म है, एक नाम है, वो है कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है, वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल विजिबल नहीं होता, वेरिएबल का कोई काम नहीं होता। देखो यहां पे वेरिएबल विजिबल नहीं है, 25x टू दी पावर 0 को मैं 25 लिखूंगा, वेरिएबल विजिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूं तो वेरिएबल को लेके आ सकता हूं। मतलब सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट नंबर जो होते हैं, अगर मैं उनको पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में, अगर मैं अलजेब्रा के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो कांस्टेंट नंबर्स को मैं कांस्टेंट टर्म बोल सकता हूं। अब एक बात बताओ, क्या 0 कांस्टेंट टर्म है? हाँ बिल्कुल 0 कांस्टेंट टर्म है। कैसे? 0 को 0x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा देखो 0 को 0 इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं, 0 को 0 इंटू वाई स्क्वायर लिखें तो भी तो 0 ही आएगा। तो मतलब जितने भी बाकी नंबर्स हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी बाकी नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स कांस्टेंट टर्म्स क्यों है, क्योंकि मैं उनके साथ x टू दी पावर 0 या y टू दी पावर 0 या z टू दी पावर 0 ला सकता हूं। लेकिन 0 क्यों है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि 0 को तो मैं किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करूं, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब मैं बहुत आसानी से 0 के साथ कोई भी वेरिएबल लगा दूं, चाहे उसकी पावर 0 हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अगर मैं वेरिएबल लगा दूं, ठीक है, तो 0xyz जैसे मैं कोई भी 0 के साथ वेरिएबल लगा दूं तो वो क्या हो जाएगी, टर्म की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, आपको कांस्टेंट टर्म समझ आया अच्छे से? अब एक बात बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं 2 अपॉन एक्स, क्या ये एक टर्म है? यहां पे जो है 2 जो है वो x से डिवाइड हो रहा है। मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई होने चाहिए, लेकिन यहां कांस्टेंट और वेरिएबल डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये टर्म होगी? आप में ज्यादातर बच्चे कहेंगे नहीं, लेकिन ये टर्म है। कैसे टर्म है, ध्यान से देखो,
जब भी कोई नंबर नीचे होता है ना डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनो, x को कैसे ट्रीट करना है, नंबर की तरह। जब भी कोई वेरिएबल या नंबर नीचे होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको ऊपर कैसे लेके जाते हैं। अगर मुझे इस x को ऊपर लेके जाना है तो मैं ऊपर कैसे लेके जाऊंगा, x की जो पावर है उसका साइन बदल दो बस। x की पावर क्या है यहाँ पे 1, x की पावर का साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x नीचे से ऊपर आएगा तो उसकी पावर का बस साइन चेंज हो जाएगा, तो 2x टू द पावर -1। मैंने आपको बताया था टर्म के लिए वेरिएबल की पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल और कांस्टेंट बस मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो ये भी क्या हो गई, एक टर्म हो गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 5/x², 5/x², तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, 5x टू द पावर स्क्वायर की जगह 2 की जगह क्या आ जाएगा -2। इसका मतलब वेरिएबल, सॉरी, जो टर्म्स होती हैं, टर्म में वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। सिंपल अगर टर्म होगी तो उसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी हो सकती है, तब वेरिएबल क्या होगा, वो नीचे होगा पॉजिटिव पावर के साथ, ऊपर आएगा तो वो नेगेटिव पावर के साथ हो जाएगा। देखो बच्चों, जितना भी सब मैं आपको आज बता रहा हूं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इतने कंसेप्ट्स पता लगने के बाद पॉलिनोमियल का आधा डर तो आपके मन से वैसे ही निकल जाएगा। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, जो भी चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उससे अगला लीनियर इक्वेशन, उससे अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सभी के जो बेसिक कंसेप्ट्स है ना, मैं आपको एक साथ करा रहा हूं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर जो अलजेब्रा वाला पार्ट है, उसके सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये अच्छे समझना। ये समझ आने के बाद आपका आधा डर वैसे खत्म हो जाएगा अलजेब्रा को लेके। अब हम पॉलिनोमियल्स के बहुत पास पहुंच चुके हैं। देखो अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स। जब मैं कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स को प्लस करूं, कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स को, अगर मैं टर्म्स को प्लस कर रहा हूं तो जो मुझे प्लस करने के बाद रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा एक्सप्रेशन। जैसे यहां देखो 5x + 3y² + z³ + 10, यहां पे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है। मैंने इन चारों टर्म्स को जब प्लस किया तो जो मुझे रिजल्ट ऑब्टेन हुआ ना, पूरा का पूरा ये जो रिजल्ट है ये होगा एक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखो 2xy - 3/z + 18, अरे रे भैया आपने तो कहा था कि सम होगा, यहां पे तो डिफरेंस हो गया, यहां पे तो डिफरेंस हो गया, तो आप ये कैसे कह रहे हो ये एक्सप्रेशन है। देखो एक्सप्रेशन क्यों होगा, मैं 2xy में से 2xy में से 3/z को माइनस करूं, या 2xy में -3/z को प्लस करूं, एक ही बात है। मतलब मैं सब्ट्रैक्ट करूं या इसको -3/z को ऐड करूं, एक ही बात होगी। तो इसीलिए मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा कि 3/z माइनस हो रहा है, मैं कहूंगा -3/z यहां प्लस हो रहा है। तो इसीलिए अगर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन भी दिख रहा है तो घबराना नहीं है, तब भी वो क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा, तब भी क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा। तो ये हो गया एक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद ये देखो -2x, ये और अच्छा -2x, भाई आप कहोगे भैया आपने तो कहा था सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, सम करना है, यहां पे तो कुछ ऐड हो ही नहीं रहा, अकेला -2x है। क्यों है -2x अकेला, अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं, -2x में मैं 0 ऐड करूं, 0 एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, अगर मैंने इसमें 0 ऐड करी, दो टर्म्स का सम हो गया, और आंसर फिर भी क्या रहेगा, -2x, ठीक है। इसके बाद यहां देखो 4z² - 18, तो यहां पे ये भी हो गया एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन समझ आया। अब मैं आपको बताता हूं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, an expression in which the powers of the variables are whole numbers। एक्सप्रेशन पता है, एक्सप्रेशन होता है सम ऑफ टर्म्स। टर्म क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट पता है क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी। वेरिएबल होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो होल नंबर होती हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, हम चैप्टर नंबर 1 पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जिस पॉलिनोमियल में, सॉरी, जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो होल नंबर हो, जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर्स होल नंबर होंगी, उस एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोलते हैं। बस पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन ही तो है, एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर्स है वो होल नंबर होंगी। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, मतलब जो पावर्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, इन्हें छोड़ के कोई भी पावर अगर मैं आपको दे दूं वेरिएबल की तो वो बन जाएगा पॉलिनोमियल। जैसे 2x, अच्छा ये जो पावर्स होती है ना, इन पावर्स को हमेशा आप ऊपर ले जाके चेक करोगे, कभी नीचे डिनोमिनेटर में चेक नहीं होगी। हमेशा पावर्स को ऊपर लेके जाओगे, फिर देखोगे होल नंबर है या नहीं है। जैसे 2x² +
3yz स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6। ये देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन कहूंगा अभी मैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे 1 2 1 और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। अच्छा अब देखो, जैसे हमने पिछले वाले में एग्जांपल किया था 2xy माइनस 3/z प्लस 18। मैंने अभी आपको क्या बताया, वेरिएबल को ऊपर ले जाके पावर चेक करेंगे। तो यहाँ पे 2xy माइनस 3 z टू दी पावर माइनस 1 प्लस 18। तो z टू दी पावर माइनस 1 प्लस 18, ठीक है, z टू दी पावर माइनस 1। यहाँ पे जो पावर है माइनस 1, ये इसको पॉलिनोमियल होने से रोक देगी। तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल सिर्फ वही एक्सप्रेशन होंगे जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है। होल नंबर कांस्टेंट टर्म के लिए देखो, जब कांस्टेंट होगी 0 होगी और जहां वेरिएबल आपको दिख रहा है वहां पे पॉजिटिव पावर होगी, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताओ 18 ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, एक टर्म का भी एक्सप्रेशन होता है। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल नहीं होता, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वेरिएबल आने तो क्या करेंगे, x टू दी पावर 0 ले आओ, y टू दी पावर 0 ले आओ, z टू दी पावर 0 ले आओ, किसी की भी पावर 0 ले आओ। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। देखो डिग्री ऑफ, सबसे पहले एक चीज समझो, डिग्री जो है ना पॉलिनोमियल की होती है, किसी वेरिएबल की नहीं। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में जो आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं उसमें सभी वेरिएबल्स में से जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उस पावर को बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उस हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, देखो 3x स्क्वायर माइनस 18 z टू दी पावर 5 प्लस 22। तो यहां पे आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक x और एक z। तो x की पावर है 2, z की पावर है 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहां हाईएस्ट पावर क्या है 5। तो इसे हम बोलेंगे दिस विल बी अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल। दिस विल बी अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद देखो अगर मैं करूं लिखूं एग्जांपल माइनस 11y टू दी पावर 3 प्लस 16 अपॉन z स्क्वायर माइनस 10। अच्छा इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या होगी, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 11y क्यूब प्लस 16 z टू दी पावर माइनस 2 माइनस 10, क्योंकि पावर नीचे से ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो बताओ इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर माइनस 2। अरे बेवकूफो, डिग्री क्यों चेक कर रहे हो, डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। बेटा ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव हो गई ऊपर ले जाने के बाद, इसीलिए पॉलिनोमियल तो नहीं है। ठीक है, तो 16 z टू दी पावर माइनस 2 की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो इसके बाद हम करते हैं 22 y स्क्वायर प्लस 18x y क्यूब माइनस 16। देखो ऑल तो इस टाइप के पॉलिनोमियल, किस टाइप के, जिसमें एक ही टर्म, ध्यान से सुनो, इस टाइप के पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म एक ही टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल हो। यहां देखो इस टर्म में एक ही वेरिएबल है y, इस टर्म में दो वेरिएबल आ गए, एक x और एक y। इस टाइप की टर्म्स जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो वो 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हायर स्टडीज अगर आप मैथ्स में करते हो तो आपको ऐसे पॉलिनोमियल्स के साथ डील करना पड़ेगा जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी समझ लो। अगर देखो जैसे एक्स वाई क्यूब है तो एक्स वाई क्यूब, अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री यहां पे होगी, देखो इसमें पावर है 2, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है 0। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री पॉलिनोमियल। बिल्कुल गलत, 3 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है ये। क्यों नहीं है, देखो जब भी मैं किसी पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करूंगा तो अगर मुझे कोई ऐसी टर्म मिली जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, देखो ये जो टर्म है इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, यहां पे x और y क्यूब, ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल, जिस टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे उस टर्म की डिग्री, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता लगती है, उस टर्म में जो वेरिएबल्स है ना उनकी पावर्स प्लस होती है, उनकी पावर्स क्या होती है प्लस। तो हम यहां देखो क्या करेंगे, यहां पे जो होगा ना, मैं कहूंगा यहां वेरिएबल की पावर है 4, कलेक्टिवली कहूंगा 1 और 3 को प्लस करके, तो मैं कहूंगा कि इस टर्म में वेरिएबल की पावर 4, इस टर्म में वेरिएबल की पावर 2 और इस टर्म में 0। तो ये बन जाएगा एक 4 डिग्री
पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही, बाकी तो सिंपल है, आप समझ गए। मान लो जैसे -5x² प्लस 7xyz³ -22xy। अच्छा यहां देखो, इस वाले में इन दोनों की पावर्स प्लस करो 3, इन दोनों की पावर्स प्लस करो 5, यहां पे देखो 2 + 1 3, यहां 1 + 1 + 3 5, यहां 1 और 1 2, तो इसकी पावर हो गई 3, इसकी पावर हो गई 5, इसकी पावर हो गई 2, तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो ये हो गया एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल। 9 10 के बच्चों को इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ना ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट फिर भी मैंने बता दी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है, समझ आया। ये हमें जो पॉलिनोमियल्स के साथ डील करना है उनमें हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा एक टर्म में, एक टर्म में एक ही वेरिएबल होगा, वेरिएबल्स आपस में टर्म्स में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। क्लासिफिकेशन मतलब पॉलिनोमियल्स की क्या क्या टाइप है। देखो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स की, देखो क्लासिफाई करने के लिए किसी भी चीज को अलग अलग टाइप्स में बांटने के लिए मुझे कोई बेसिस चाहिए, जिसके बेसिस पे कि जिस चीज को बेस मान के, जिस चीज को रीजन मान के मैं उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकूं। तो पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहली जो चीज है जिसके बेसिस पे मैं उसे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक पॉलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बेसिस पे मैं उसको कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहली टाइप है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, वो है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है। फॉर एग्जांपल 3x² एक टर्म है, -18y एक टर्म है, 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक टर्म है, 24 फिर से कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक टर्म है। अगला है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होती है। दो टर्म्स कैसे, 2x² + 18 -9x + √2 24/7y⁵ + 3.8। तो इन तीनों पॉलिनोमियल्स में दो टर्म्स है। अगला है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, बाय का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1, ट्राई का मतलब होता है 3। तो पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, देखो यहाँ पे -3x² + 5x - 18 √3y + 18x - 6z 3x + y - z। ये जो सभी पॉलिनोमियल्स हैं इनमें 3 टर्म्स है, तो ये हो गए ट्राइनोमियल। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बचपन में जब 9 10 में था मैं क्या सोचता था कि एक टर्म वाला मोनोमियल, 2 वाला बाइनोमियल, 3 वाला ट्राइनोमियल, आगे के सारे पॉलिनोमियल। लेकिन ये गलत है, मेरे जैसी गलती मत करना। देखो ये सभी जो है ना पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं, ठीक है। तो मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। ये सभी पॉलिनोमियल की ही टाइप्स हैं। एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। इसके बाद जो पॉलिनोमियल्स होंगे, जितने भी पॉलिनोमियल्स में 3 से ज्यादा टर्म्स हैं, उनको हम कैसे बोल, उनके भी स्पेसिफिक नेम्स है लेकिन वो भी हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो उनको हम कैसे बोलेंगे, पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स, विद 6 टर्म्स, 7 टर्म्स एंड सो ऑन। तो पहली क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि किस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स यूज करके चल रहा हूं, उस बेसिस पे। देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब एक पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है। जैसे यहां देखो 3x⁵ प्लस 6y प्लस 8, इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, तो ये हो गया पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स। देखो यहां पे कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं है, इस क्लासिफिकेशन में कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है पॉलिनोमियल के। सिंपली हम जितने भी पॉलिनोमियल, जितने भी वेरिएबल्स होंगे पॉलिनोमियल में, हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन, जितने भी वेरिएबल है दैट मतलब जितने ही वेरिएबल है उतने वेरिएबल के हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, इस तरीके से। तो यहां देखो अगर मैं इसको सपोज करता हूं, ऐसे और कर देते हैं, तो इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इस पॉलिनोमियल में एक है x², एक है x, इनको अलग अलग वेरिएबल मान के नहीं चलेंगे। वेरिएबल तो x है ना, उसकी पावर्स अलग अलग जो मर्जी हो। तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहां देखो 6z - √2x प्लस 4t - 8, कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं 3, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। मतलब इस टाइप की क्लासिफिकेशन के टाइम पे जब हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्लासिफाई करेंगे, तो एक वेरिएबल अलग अलग पावर्स के साथ जितनी मर्जी बाहर आ रहा हो, हम उसको एक ही वेरिएबल मान के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
डिग्री के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स की? सबसे पहली टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे देखो ये पॉलिनोमियल हो गया 5x + 3y - 12, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली 3x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है 2 डिग्री पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 2 हो। तो यहाँ पे देखो -x² + 8 हाईएस्ट पावर 2, 2x² + 14x हाईएस्ट पावर फिर 2, √2y² - 3y + 11 या z², सब में डिग्री क्या है? 2। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 3x³ + 4y, 9x² + 3y³ - 18, तो ये सभी हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये दोनों हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 11, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 11 कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि उसको 11x⁻0 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और उसकी अकेली पावर 0 है, तो कांस्टेंट डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नोट डाउन कर लो, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। अब लकीली जो क्लास 10th में हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं वो होंगे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, मतलब हम उस पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज करके चलेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज रह गई बतानी, वो देखते हैं। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है, देखो इक्वेशन जो वर्ड बना है वो बना है इक्वल से। इक्वेशन जो वर्ड बना है वो इक्वल से। इक्वल का मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज के इक्वल रखना। कभी भी कोई एक्सप्रेशन जो है, ध्यान से सुनो, जब मैं किसी एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दूं, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, अगर उसको आप 0 के बराबर रख दो, किसी एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रखो, तो मुझे मिलती है एक इक्वेशन। कोई भी एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? 5x² - 10x + 18y + 6, ये हो गया एक एक्सप्रेशन। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये मिलेगी आपको एक इक्वेशन। जैसे देखो ये क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनी है, उस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी? जो किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के बनेगी। लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जो किसी लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख के बनेगी। तो देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब समझ आया यहां से। और उससे अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी मतलब समझ आया यहां से। तो इसीलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा का बेसिक समझने के लिए। प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल शुरू करने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट हमें चाहिए थे वो सब हमारे पास अब आ चुके हैं। इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना नोट डाउन करके, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।